अरे क्या वो हमने वो बना के अपने मुंह की हंसी एकदम याद अलग आ हो रही है ना? जाती है। स्माइल कितनी डेंजर दे रहे हैं आप। अरे भाई मैं आपको रिप्लाई करूंगा, डोंट वरी। हरी भाई करता हूँ रिकॉर्डिंग, थैंक यू सो मच डियर। चलो गाइस आज डांस करते नहीं, फिर से हेलो फोन आया, फिर से फोन आया, कल के जैसा फिर से फोन आया। फोन आ गाइस थोड़ा सा टरबाइन के बारे में बात करते करेंगे, करते ठीक है? सुनना ध्यान से, बातें सुनना। आप लोगों को कुछ बातें बताता हूँ। सिलेबस में आपको अभी तक जो पहला यूनिट सीखा है वो टरबाइन सीखने के लिए तैयार करता है। ओके, इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल एंड देन सम एप्लीकेशन। हमने 3 चीजें सीखी उसमें। सिंगल स्टेशनरी प्लेट, उस पर जेट मारा, सिंगल मूविंग प्लेट, उस पर जेट मारा, एंड सीरीज ऑफ मूविंग प्लेट्स, उस पर जेट मारा। इन तीनों कॉम्बिनेशन पे जेट के टक्कर का क्या असर होता है, जेट के इम्पैक्ट को निकालना और जेट के वजह से वर्क होना, ये सब कुछ हमने सीखा था। सब कुछ बहुत बेसिक था बाय द वे। इसमें ना बहुत कुछ इन डेप्थ नहीं सीखा। आपने जो भी सीखा है वो एकदम बेसिक फिजिक्स सीखा है। लॉसेस को समझना, नो लॉस कंडीशन समझना। आपने सीखा कि शॉकलेस मतलब क्या, फ्रिक्शनलेस मतलब क्या, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन मतलब क्या, सिमेट्रिक असिमेट्रिक, कौन सा शेप ज्यादा फोर्स ले सकता, ये सब कुछ सीखा हमने पहला यूनिट में। गाइस पहला यूनिट विल नेवर लीव यू। ओके, पहला यूनिट विल नेवर लीव यू। पहला यूनिट जिसने नहीं सीखा है उसके लिए आने वाले सारे यूनिट टेंशन देने वाले, सारे यूनिट, आने वाले सारे 5 यूनिट्स मेरे अभी ऑनलाइन है, तो इसमें मोस्टली सारे वो आ चुके हैं, या तो जो पढ़ने के लिए सीरियस हैं, या तो फिर जो मुझे जानते हैं, एंड दे नो कि इफ वी आर कमिटेड वी विल कंप्लीट द कंटेंट थरोली। बहुत अच्छा हुआ है। पहले ऐसा क्या देखा मैंने, पहला यूनिट लोग कॉलेज में चेक करते हैं और फिर फट जाती है, उनकी बैंड बज जाती है, एंड देन दे कम फ्रॉम सेकेंड यूनिट। मेरे लिए गेम बहुत डिफिकल्ट हो जाता है वहां से चीजें बहुत डिफिकल्ट क्या हो जाती है, या तो फिर भी रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग दे दूंगा, बोलूंगा देख ले इतना, फिर आजा सुन। लेकिन अगर रिकॉर्डिंग ना हो, सोचो लाइव लेक्चर में फर्स्ट यूनिट नहीं आता है, तो अब ट्रायंगल सिखाया नहीं जाएगा, अब ट्रायंगल पता होना चाहिए। अब फ्रिक्शनलेस कंडीशन बताया नहीं जाएगा, आपको पता होना चाहिए। टैंजेंशियली एंट्री मारता तो आपको पता होना चाहिए। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। नाउ वी कैन से एज वी नो, राइट, बिकॉज वी रियली नो। वो सारी बातें पता हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताता हूं अब टर्बो मशीन सब्जेक्ट में कंटेंट क्या है। टर्बो मशीन में 2 तरह के सब्जेक्ट आप 2 तरह के मशीन आप पढ़ने वाले। एक वो जो मैकेनिकल एनर्जी बनाता है, और एक वो जो मैकेनिकल एनर्जी यूज करके फ्लूइड को बहाता है। ओके, मैकेनिकल एनर्जी बनाने वाला जो मशीन होता है उसको टरबाइंस कहते हैं। टरबाइंस क्या करते हैं, किसी ना किसी तरह के एनर्जी को, जैसे कि या तो वो फ्लूइड का एनर्जी रहेगा, मतलब लिक्विड का एनर्जी रहेगा, या तो गैस का एनर्जी रहेगा। ओके, हमारे सिलेबस में गैस की जगह पे सिर्फ स्टीम है। ओके, वेपर ही है वो, बट हमें स्टीम है। पहले कभी जब हम लोग का सिलेबस था तो उस टाइम पे गैस टरबाइन भी हुआ करता था, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। ओके, व्हाट यू आर स्टडीइंग। तो वी यूज्ड टू से कोई भी फ्लूइड की एनर्जी को यूज करके टरबाइन मैकेनिकल मोशन तैयार करता था। वो मैकेनिकल मोशन का आगे यूज होता था या तो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, या तो किसी मशीन को चलाने के लिए, राइट। मेजर तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए होता था, तो वो सारे टरबाइंस कहते हैं। टरबाइंस आप जो सीखने वाले हो, ओके, टरबाइन जो आप सीखने वाले हो वो 2 प्रकार के। एक है लिक्विड मतलब पानी वाला टरबाइन, और एक है दूसरा स्टीम टरबाइन। 2 ही आप टरबाइन सीखने वाले हो आपके सिलेबस में। यूनिट 2 एंड यूनिट 3 लिक्विड मतलब पानी वाले टरबाइन, हाइड्रोलिक टरबाइन कहते हैं। एंड यूनिट 4 जो है आपका वो है स्टीम टरबाइन, वहां पे आप टरबाइन सीखोगे वो वाला। ओके, तो पहले चारों यूनिट टरबाइन से ही डील करना है आपको। फिर मैंने कहा टर्बो मशीन में दूसरा प्रकार का एक मशीन होता है, उसे कहते हैं जो मैकेनिकल एनर्जी यूज करके फ्लूइड को आगे बहाते हैं या फिर उनका प्रेशर बढ़ाते हैं। पंप एंड कंप्रेसर। ओके, यूनिट 5 एंड यूनिट 6। पंप एंड कंप्रेसर क्या करते हैं, इनको हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो ये मैकेनिकल मोशन मतलब सर्कुलर मोशन तैयार करते हैं।
एंड उस सर्कुलर मोशन के कारण या तो पानी आगे बहता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, आप पानी का हेड बढ़ाते हो, पानी की एनर्जी बढ़ाते हो। सो मैकेनिकल एनर्जी इनटू फ्लूइड एनर्जी, आप उसको हाइड्रोलिक एनर्जी बोलोगे अगर पंप है तो। और अगर आप कंप्रेसर की बात करते हो तो कंप्रेसर क्या करता है, वही मैकेनिकल एनर्जी को यूज करके हवा का प्रेशर बढ़ाता है। यूनिट 6, उसमें 2 प्रकार के कंप्रेसर है, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर एंड एक्सियल कंप्रेसर। तो ये सारा कंटेंट अभी आप सीखने वाले हो अलग तरीके से। सबसे इजीएस्ट यूनिट इन योर एंटायर सिलेबस इज यूनिट 2, इजीएस्ट यूनिट ऑफ ऑल। ओके, दिस इज लाइक मोस्ट सॉर्टेड यूनिट, इसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं है। यहाँ पे आपको इन डेप्थ डिफिकल्टी को समझना पड़ेगा, मतलब लॉसेस या फिर हेड में बदलाव। सबसे इजी यूनिट है ये। एक्चुअली ये पहले कभी यूनिट था ही नहीं। ओके, मतलब 2008 का सिलेबस अगर मैं बोलूं, जब मैंने वो पढ़ाया था तो उसमें था ऐसा कि ये यूनिट 1 का ही हिस्सा था। तो पेल्टन व्हील एंड इंपल्स टरबाइन यूज्ड टू बी अ सिंगल यूनिट। ओके, एंड फिर आप बोलोगे फिर एक यूनिट कम हो गया तो क्या था, दैट वाज गैस टरबाइन। गैस टरबाइन यूज्ड टू बी वन ऑफ द यूनिट। ओके, सो इस तरह से सिलेबस बनाया गया था उस समय। क्योंकि ये जो छोटा यूनिट है, ये यूनिट जल्दी खत्म होगा। आई थिंक इट विल टेक हार्डली 10 to 12 लेक्चर्स, या देखते हैं, ऑनलाइन का स्पीड अलग हो सकता है। अब समझते हैं ये चैप्टर का मकसद क्या है। अब आते हैं टरबाइंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले दिमाग में एक बात समझना, टरबाइन गाइस 2 प्रकार के टरबाइन के सिलेबस में है, एक है हाइड्रोलिक टरबाइन और एक है स्टीम टरबाइन। स्टीम टरबाइन इज द मोस्ट डिफिकल्ट यूनिट इन द एंटायर सिलेबस। इफ यू विल टॉक टू योर टीचर, इफ यू टॉक टू एनी कॉलेज, जो अपने आप को वो 30 मार्क टीचर भी समझते होंगे, वो भी यही बोलते हैं कि अरे उसके बिना तो हो जाता है, पास हो जाए। बट हम यहाँ पास होने के लिए नहीं पढ़ रहे। ओके, हम सब्जेक्ट को इन डेप्थ पढ़ते हैं, क्योंकि आने वाले हमारे लाइफ में पता नहीं किसे किधर ये काम आने वाला है। कोई अगर उस फील्ड में काम करेगा तो उसे काम आएगा, कोई अगर एमटेक आईएएस का एग्जाम देगा, ओके, गेट का एग्जाम देगा, तो उसे वहां पे ये काम आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है। ओके, एंड मोर यू नो, मोर यू एंजॉय, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ द टॉपिक। ओके, इट इज वेरी कंसेप्चुअल एंड वेरी इंटरेस्टिंग, मजा आता है। अच्छा, वो जब आएगा तब बात करेंगे उस पर अपन। अब आते हैं सिर्फ हाइड्रोलिक टरबाइन। ओके, स्टीम टरबाइन के बाद में हाइड्रोलिक टरबाइन। हाइड्रोलिक टरबाइन 2 प्रकार के होते हैं। ब्रॉडली अगर क्लासिफाई किया जाए तो हाइड्रोलिक टरबाइन 2 प्रकार के होते हैं। एक जो प्रकार का होता है जिसे कहते हैं इंपल्स टरबाइन, और दूसरा जो प्रकार होता है उसे कहते हैं रिएक्शन टरबाइन। इंपल्स टरबाइन एंड रिएक्शन टरबाइन। इंपल्स टरबाइन जो सिर्फ पानी की काइनेटिक एनर्जी को यूज करता है, उसे इंपल्स टरबाइन कहते हैं। मतलब धक्का मारा और आगे मोशन तैयार हुआ, धक्का खाया और आगे मोशन तैयार हुआ, दैट इज इंपल्स टरबाइन। फिर दूसरा आता है रिएक्शन टरबाइन। दीज आर मोर इंजीनियर्ड टरबाइन। अगर पानी बहुत अच्छा खासा क्वांटिटी में, मतलब डैम बहुत ऊंचाई पे, जहां पे बहुत सारा पानी स्टोर हो सकता है, ऐसे जगह पे हेड ज्यादा होता है। हेड मतलब टैंक, डैम का हाइट बहुत ज्यादा होता है, वहां पे इंपल्स टरबाइन यूज कर लेते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बनाया जा सकता है। लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी कम हो तो वहां पे मोर इंजीनियर्ड टरबाइन की जरूरत पड़ती है, उसे रिएक्शन टरबाइन कहते हैं। रिएक्शन टरबाइन में नाम ही रिएक्शन, रिएक्शन इज बेसिकली कुछ तो रिएक्शन होता है वहां। ओके, कुछ तो रिएक्शन होता है। जब वो चैप्टर आएगा तो समझ जाएगा इन डेप्थ एग्जैक्टली क्या होता है। बट इट इज मोर ऑफ, यू कैन से, नॉट ओनली काइनेटिक एनर्जी बेस्ड टरबाइन, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन प्रेशर। वो प्रेशर पे भी डिपेंड करता है, एंड वहां पे रिएक्शन प्रेशर के वजह से होता है। ओके, तो कहीं ना कहीं जो वो टरबाइन है वो जब आएगा तब देखेंगे। फिलहाल अभी सबसे सिंपल टरबाइन जिसे कहते हैं इंपल्स टरबाइन। ओके, सबसे सिंपल टरबाइन जिसे कहते हैं इंपल्स टरबाइन, आज हम वो सीखेंगे। टाइटल डालो इंपल्स टरबाइन, उसके आगे डैश करके लिखो पेल्टन व्हील। ओके, यूनिट 2, यूनिट का नाम लिखो यूनिट 2। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऐसा लिख देना, ये है यूनिट 2, इट इज इम्पल्स टरबाइन, इट इज इम्पल्स टरबाइन। इसका नाम है पेल्टन व्हील, पेल्टन व्हील। ओके, बिफोर वी स्टार्ट, आई विल रिक्वेस्ट यू गाइस टू ड्रॉ वन डायग्राम, जो मैंने बोर्ड पे बना के रखा हुआ ऑलरेडी। आपको सिर्फ वो डायग्राम फटाक से बनाना है। एक 5 मिनट लो। पहला आपका काम है, पहले पेज को डायग्राम बनाना। ओके,
पेल्टन व्हील का बेसिक सेटअप है, उसे फटाफट ड्रॉ करिए। चलो मैं वो कैमरा चालू करता हूँ। सर रिकॉर्डिंग चालू करते हैं। पापा मैंने रिकॉर्डिंग बंद किया, जब मैंने बोलना बंद किया तो मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दिया। ड्रॉ करते हैं, शुरू करते हैं। ओके गाइस, पेल्टन व्हील का बेसिक सेटअप है ये सिर्फ पेल्टन व्हील पे भी लागू नहीं होता है। इसमें कुछ ऐसी बातें बताता हूँ जो आने वाले दोनों यूनिट में काम आने वाले, ठीक है। बेसिक अरेंजमेंट देख लो क्या है ये। डैम के ऊपर का पानी का लेवल है, इसको हेडरेस्ट लेवल कहते हैं। ओके, पेंस्टॉक एक बड़ा सा पाइप होता है जिसमें से पानी होता हुआ आता है। अच्छा, इसके बीच में एक दो कंपोनेंट और आते हैं, उनके बारे में बात करता हूँ अभी। डैम का काम होता है जितना हो सके पानी का ऊंचाई बढ़ाए, जितना पानी का ऊंचाई बढ़ता है उतना पानी का हेड बढ़ता है। ओके, HG स्टैंड्स फॉर ग्रॉस हेड। ओके, इसे ग्रॉस हेड कहते हैं। ये होता है ऊंचाई ऑफ वाटर लेवल फ्रॉम द इनलेट ऑफ टरबाइन। ओके, फ्रॉम द इनलेट ऑफ टरबाइन, इसे ग्रॉस हेड बोलते हैं। ये हो गया पेंस्टॉक, ये हो गया पेंस्टॉक। इसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में। डीपी मतलब पेंस्टॉक का डायामीटर। ये अरेंजमेंट है पूरा पेल्टन व्हील का। अगर आप समझिए पूरा पेल्टन व्हील का अरेंजमेंट, तो अभी मैंने इसमें सब कुछ तो नहीं बनाया, बट हाँ आपके लिए मेजर 90% हमने तो बना दिया है। ये उसका केसिंग है। ओके, दिस इज केसिंग। ये हो जाएगा केसिंग। केसिंग का कुछ ऐसा खास पर्पस नहीं है, केसिंग खाली इसको सेक्लूडेड रखता है बाकी दुनिया से, ताकि कुछ फॉरेन की चीजें या बाहर की चीजें या आप ही दौड़ते दौड़ते इसके अंदर ना घुस जाए, इसलिए कहीं ना कहीं इसमें फेंसिंग लगा के रखा हुआ है। ये केसिंग है। केसिंग ब्रिक का बना हुआ रहेगा, इसका बहुत हाई आरपीएम रहता है, तो अवॉइड एनी एक्सीडेंट इसको केसिंग में रखा रहता है, उसका कोई भी पर्पस नहीं है। ब्रेकिंग जेट क्या है बताऊंगा आपको। ओके, ये यहां से पानी बकेट को धक्का देगा और बकेट घूमेगा, सोली काइनेटिक एनर्जी। ओके, सोली पानी का काइनेटिक एनर्जी से ये घूमता है। इस तरह के टरबाइन को इंपल्स टरबाइन कहते हैं। अब आते हैं थोड़े से बारीकियों में। गाइस, हम लोग सीख रहे हैं यूनिट 2 पेल्टन व्हील। पेल्टन व्हील एक इंपल्स टरबाइन। ओके, इंपल्स टरबाइन कंप्लीटली डिपेंड करता है ओनली काइनेटिक एनर्जी ऑफ पानी, तो पानी का काइनेटिक एनर्जी रहेगा। ओके, ग्रॉस हेड टर्म आपको पता होना चाहिए। ग्रॉस हेड होता है टोटल अवेलेबल हेड, टोटल अवेलेबल हेड। इसको रफली डिफरेंस बिटवीन टेल रेस लेवल एंड हेड रेस लेवल भी कहते हैं। ओके, डिफरेंस बिटवीन टेल रेस लेवल एंड हेड रेस लेवल भी कहते हैं, क्योंकि इनलेट और टेल रेस में ज्यादा अंतर नहीं होता। ओके, ये ऑलमोस्ट पास पास में होते हैं। ये कई मीटर में होता है, 100, 400, 500, 600, 1000 मीटर भी हो सकता है कोई भी केस में एक्सेप्शनली, लेकिन ये 1-2 मीटर रहेगा सिर्फ। तो टेल रेस क्या है सर? हाँ बताओ। हेडरेस लेवल बेसिकली डैम का ऊंचा का पानी है, और ये टेल रेस लेवल वो पानी है जो नदी से बह के बाहर निकल जाता है। टेल रेस लेवल वो पानी है जो बहता हुआ निकल जाता है। ओके, पानी का काइनेटिक एनर्जी इधर से इधर तक होता हुआ चला जाता है। अगर आप लोगों ने ये मूवी देखा था, स्वदेश मूवी में देखो क्या करता है, ऊपर के पहाड़ों से पानी जो गिरता हुआ आता है उसको टरबाइन पे गिराता है, फिर टरबाइन पे अपना काम करके पानी बह के निकल चला जाता है। ओके, कौन सी मूवी? टेल रेस लेवल जो है ये वो नीचे वाला पानी है जो बह के निकल जाएगा, दैट इज द लोएस्ट लेवल। आपको टरबाइन कभी भी लोएस्ट लेवल पे रखना चाहिए ताकि उसको मैक्सिमम हेड का यूसेज मिल सके। राइट, ये एकदम बेसिक डायग्राम। अच्छा, अभी इसमें कंपोनेंट्स को समझ लो। ये है केसिंग ऑफ पेल्टन व्हील, आपको समझ गया रहेगा। ये पूरा जो पेल्टन व्हील होता है इसमें इसको रनर कहते हैं, ये रनर होता है और ये बकेट होता है। ओके, ये एंटायर पेल्टन व्हील जो है इसमें ये रनर है। ओके, और ये जो है या व्हील भी कहते हैं इसको, और इसको जो कहते हैं ये बकेट्स है। ओके, ब्लेड्स को बकेट्स कहा जाता है। बकेट्स का एक स्पेशल शेप होता है, उसको पढ़ेंगे यहाँ पर। ये नोजल है, नोजल एक भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं। न्यूमेरिकल में मल्टीपल नोजल के भी क्वेश्चन आएंगे आपको। नोजल का फ्लो रेट कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट होता है। ओके, मतलब यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो ये एक ऐसा व्हील बना दूंगा मैं यहाँ पे, ये ऐसा व्हील है, और इधर एक ऐसा स्फीयर बना देंगे। स्फीयर, ये जो स्फीयर है, स्फीयर आगे जाता है, अगर कैसे जाएगा, आप ऐसे घुमाओ उसको तो स्फीयर आगे जाएगा। स्फीयर आगे जाएगा तो उसका मुंह छोटा होगा तो डिस्चार्ज कम होएगा, और जब आप उल्टा घुमाओगे तो स्फीयर पीछे आएगा,
स्फीयर के पीछे आएगा तो डिस्चार्ज बढ़ेगा। ओके, यू कैन रोटेट दिस एंड कंट्रोल द डिस्चार्ज। इसको क्या कहते हैं? इसको स्फीयर कहते हैं। दिस इज द स्फीयर। स्फीयर का स्पेलिंग क्या आएगा? याद नहीं आ रहा। ओके गाइस, स्फीयर H आएगा। PH स्पेलिंग ठीक से लिखते हैं। SPH SPH सर EAR ठीक है गाइस, स्फीयर इज बेसिकली समथिंग व्हिच चेंजेस द क्रॉस सेक्शन ऑफ नोजल। अच्छा, ये मैनुअली मैंने आपको बताया व्हील द्वारा, ये छोटे मोटे टरबाइन पर रहेगा ऐसा, लेकिन जो बड़े टरबाइन होते हैं उसको मैनुअली नहीं किया जाता, उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे गवर्नर लगाया जाता है। ओके, यहाँ पे गवर्नर लगता है। ये जो गवर्नर है, गवर्नर इसको आगे पीछे करता है टू कंट्रोल द डिस्चार्ज। ओके, ये एग्जैक्टली यूनिट के एंड में इस पे बात करेंगे गवर्नर के बारे में। ब्रेकिंग जेट, ब्रेकिंग जेट का काम क्या होगा? यहां से अगर आप पानी को फेंको तो टरबाइन आपका ऐसे घूम रहा है, ये टरबाइन जैसे घूम रहा है, इसको जब उल्टा आप मारोगे तो ये उसको इस तरफ घुमाने की कोशिश करेगा, इसको रोकता है। सडन अगर इसको स्पीड कम करना हो या इसको रोकना हो तो ब्रेकिंग जेट यूज किया जाता है। अगर आपका इसका स्पीड बहुत ज्यादा है, अगर आप स्पीड कम करना चाहते हो तो दो पर्पस, या तो स्पीड कम करने के लिए आप उल्टे डायरेक्शन से पानी यहाँ पे मारो तो आप हल्का सा इसका स्पीड कम कर लोगे, या तो फिर आप इसको कंप्लीटली हॉल्ट पे लाना चाहते हो तब तक जेट मारते रहो जब तक ये पूरी तरह से रुक नहीं जाता। ओके, दैट इज द वर्क ऑफ ब्रेकिंग जेट। अच्छा, यहाँ पे एक और कंपोनेंट आता है, एक और कंपोनेंट आता है, वो आप बोल सकते हो एक यहां से बताओ या फिर कैसा, इट इज लाइक दिस, इस तरह से आप समझ लो। ये डिफ्लेक्टर के कहलाता है, इसे कहते हैं डिफ्लेक्टर। ये हो जाएगा डिफ्लेक्टर। ओके, डिफ्लेक्टर या तो ऐसे पे लगा रहेगा या तो ऐसे पे लगा रहेगा। ये क्या करता है? सिंपली जैसे अगर आपको पानी यहाँ पे मारना है, मारना नहीं है, और आप चाहते हो कि सडनली पानी इस पे मारना रोक दो, स्पीयर से आप बंद करो तो उसको टाइम लग सकता है, या फिर इसको बंद करते करते शायद टाइम लगे तो डिस्चार्ज बहुत ज्यादा हाई होता है। तो डिफ्लेक्टर क्या करता है? मोमेंटली इसका डायरेक्शन बदल देता है, ये सामने आ जाएगा, इसको इसके सामने आ जाएगा तो पानी इस पे टक्कर नहीं मारेगा। ओके, अच्छा, मोस्टली डिफ्लेक्टर इस तरफ लगाया जाता है क्योंकि वो फिर क्या करता है, आप डिफ्लेक्ट क्यों करते हो? क्योंकि शायद आपको उसका स्पीड कम करना हो या इसको रोकना हो। तो अगर आप डिफ्लेक्टर यहां पे लगा दो, अगर आप डिफ्लेक्टर ये ऐसे पे लगा दो, ये हो जाएगा अगर आपका डिफ्लेक्टर। ओके, इफ दिस इज योर डिफ्लेक्टर, और ये अगर पानी के सामने ऐसा आ जाए तो पानी को ये ऊपर की तरफ डायरेक्ट करना है, तो पानी जो ऐसे टक्कर मार रहा है, पानी ऐसे टक्कर मारेगा, और जब पानी ऐसे टक्कर मारेगा तो ये तो घूमना तो ऐसे चाह रहा था, लेकिन अगर टक्कर ऐसे मिलेगी तो इस तरफ उसको एक रिटार्डिंग फोर्स मिलेगा, तो इसका स्पीड कम होना शुरू हो जाएगा, ये रुकना शुरू हो जाएगा। तो डिफ्लेक्टर डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन एंड यूसेज अलग अलग जगह पे हो सकता है। डिफ्लेक्टर का काम है जेट को डिफ्लेक्ट करना, वो जेट को डिफ्लेक्ट करता है विद द पर्पस दैट jet should avoid striking the bucket so that there is no more continuous motion of the wheel. It can be used in the different benefit by striking the jet in opposite direction so that you can either reduce its speed or bring it to halt. ये है बेसिक अरेंजमेंट पेल्टन व्हील के बारे में। मैंने इसके बारे में भी कुछ भी बात नहीं किया क्योंकि वो थोड़ा इन डेप्थ है। केसिंग पता हो गया, ब्रेकिंग जेट पता हो गया, नोजल एंड स्पीयर असेंबली पता हो गया, डिफ्लेक्टर पता हो गया। इसमें कोई सवाल है तो पूछो क्योंकि इन पे सब पे थ्योरी क्वेश्चन आता है। तो स्पीयर के बारे में बताओ ना थोड़ा। स्पीयर के बारे में, जैसे अपन नल को बंद चालू करते हैं ना डियर, नल बंद चालू किया तो उसमें से पानी कम ज्यादा होता, बराबर है? हो वैसे ही यहाँ पर भी ये नल है, ये एक तरह का नल है, उसमें ये स्पीयर लगा हुआ रहेगा। ये स्पीयर जितना आगे जाएगा ना उतना ये जो गैप है ना, ये गैप कम होता जाता है, और जितना ये गैप कम हो जाएगा उतना कम पानी जाने को जगह मिलेगी। स्पीयर के पहले क्या गवर्नर लिखा है क्या? बढ़ जाएगा, बराबर? तो गवर्नर है क्या सर? क्या डियर? गवर्नर लिखा है क्या वो? हाँ, ये गवर्नर है। ओके सर डिफ्लेक्टर, इसको आप मैन्युअली भी कंट्रोल कर सकते हो मोस्टली, लेकिन ये बड़े टरबाइन्स में गवर्नर द्वारा कंट्रोल रहता है। गवर्नर डिपेंडिंग अपॉन इसका रिक्वायर्ड स्पीड या लोड इसको आगे पीछे करता है ताकि डिस्चार्ज को चेंज किया जा सके, क्योंकि कहीं ना कहीं जब इस पे लोड कम होता है तो उसका स्पीड बढ़ना शुरू हो जाता है, और वो स्पीड कम करने के लिए इसका डिस्चार्ज कम किया जाता है, क्योंकि अगर इसका स्पीड ज्यादा बढ़ जाएगा तो सही नहीं होता।
कई बच्चे बोलेंगे क्या सही नहीं होता, आपको बताना चाहिए कि इसका आरपीएम जो होता है वो जनरेटर को लगा होता है, और जनरेटर का जो आरपीएम होता है वो इलेक्ट्रिसिटी किस हर्ट्ज पे बन रही उस पे प्रोपोर्शनल होता है। 50 हर्ट्ज अपने आप यूज होता है, कुछ कंट्री में 60 हर्ट्ज का इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो 50 या 60 हर्ट्ज का जो ये इलेक्ट्रिसिटी का फ्रीक्वेंसी है, इट इज प्रोपोर्शनल टू जनरेटर का आरपीएम, एंड दैट आरपीएम इज प्रोपोर्शनल टू इसके शाफ्ट का आरपीएम। सो यू नीड टू मेंटेन इट्स कांस्टेंट स्पीड। इफ इट इज नॉट रोटेटिंग एट कांस्टेंट स्पीड, the electricity which you will generate might have different frequency, and to make sure that it is having a constant speed, you keep on changing the discharge if the load on this turbine changes. कई लोग लोड नहीं समझते हैं। एग्जांपल के तौर पे जब आप गाड़ी चलाते हो तो अगर चढ़ाव आता है तो गाड़ी पे लोड बढ़ता है, तो गाड़ी का स्पीड अपने आप कम हो जाता है। तो आप क्या करते हो, आप थ्रॉटल देते हो, आप डिस्चार्ज बढ़ाते हो, तो गाड़ी का स्पीड बढ़ना शुरू होता है, राइट? तो यू ट्राई टू मेंटेन इट्स कांस्टेंट स्पीड एज इट वाज इन द हॉरिजॉन्टल रोड। कोई उतार आता है तो गाड़ी का स्पीड अपने आप बढ़ना शुरू होती है, उस पे लोड कम हो गया, तो लोड के ऊपर स्पीड प्रोपोर्शनल है, और वो स्पीड प्रोपोर्शनल है डिस्चार्ज के ऊपर। ये सारी बातें आपस में डिपेंडेंट है। ऐसा ही यहां पर भी होता है। इसका लोड रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है, कितना बिजली चाहिए कितना नहीं बिजली चाहिए, उसके ऊपर इसका लोड रहता है। अगर लोड इस पे बढ़ता है तो इसका स्पीड कम होता है, लोड इस पे घटता है तो इसका स्पीड बढ़ता है, और वो लोड के अनुसार आपको डिस्चार्ज चेंज करना पड़ता है, सो दैट दिस रोटेट्स एट कांस्टेंट आरपीएम, बिकॉज़ द कांस्टेंट आरपीएम is required to have a synchronous speed, and that synchronous speed will give you electricity of 50 hertz. ये बातें नहीं थी मालूम है? एकदम गाइस अभी कुछ और बातें बताता हूँ इन कंपोनेंट्स के बारे में। जो भी बातें बता रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं किधर ना किधर तो ही बता रहा हूँ। ओके सर, वो एचएफ किधर से किधर तक है? उसकी बात नहीं की ना अभी तक, रुको ना। ओके गाइस, इस पे हमने कुछ बोला ही नहीं तो रुक जाओ, कोई बात नहीं। फिलहाल पेंस्टॉक के बारे में बोलता हूँ। पेंस्टॉक एक बड़ा सा पाइप होता है जो फ्लूइड को आगे लेके जाता है। ओके, पेंस्टॉक बहुत ही बड़े डायमीटर का पाइप होता है। पेंस्टॉक में दो तीन चीजें और होती है। बीच में एक रिजर्वायर हो सकता है, छोटा रिजर्वायर रहता है, रिजर्वायर, या फिर आप बोल सकते हैं सर्ज टैंक। ओके, एक टैंक बनाते हैं, उसको कहते हैं सर्ज टैंक। जैसे ये देखो, यहाँ पे एक बड़ा सा टैंक बनाता हूं मैं, जिसका हाइट इनफ रखता हूं। ओके, और ये यहाँ पे पेंस्टॉक में ऐसा लगा दिया जाता है। ओके, सर्ज टैंक। ये जो सर्ज टैंक होता है गाइस, सर्ज टैंक बीचों बीच लगाया जाता है, पानी ऐसा फ्लो होता रहता है, ये इधर फ्लूइड इसमें भरा हुआ रहता है। ओके, नाम क्या है इसका? इसका नाम है सर्ज टैंक। सर्ज टैंक। ओके, सर्ज टैंक का लॉजिक क्या समझाता हूं। पानी जो आता रहता है कंटिन्यूअसली, ओके, पानी जो कंटिन्यूअसली आता रहता है, पानी कंटिन्यूअसली अगर आ रहा है और आपको समझना चाहिए तो उसको एक मोमेंटम है पानी को। हो सकता है आपका ये जो नोजल है इसके आगे पीछे होने के कारण आप सडनली पानी का मोमेंटम रोक रहे हो, ऑब्वियसली, राइट? कोई किसी गाड़ी का स्पीड है, आप उसको ब्रेक लगाओ तो उसको झटका लगेगा। सेम तरीके से ये जो पानी है, ये पानी को जब आप सडनली रोकते हो यहाँ पे, तो उसका वो मोमेंटम, इतने सारे हाई काइनेटिक एनर्जी का पानी, बहुत सारा पानी बह के आ रहा है डैम से, डैम से पानी बहुत ज्यादा आता है, मतलब डैम का पानी छूटा तो पूरा गांव डूब सकता है, इतना पानी होता है, सोचो। तो यहाँ से इतना पानी बहुत सारा आता है जो बड़े से टरबाइन को घुमा रहा है, पूरे गांव को, पूरे देश को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है एक एक टरबाइन से, राइट? तो इतना हाई क्वांटिटी ऑफ डिस्चार्ज आता रहता है वहां से। ये हाई क्वांटिटी डिस्चार्ज जो है, इसका मास कितना रहेगा सोचो। और यहाँ पे जब ये आगे पीछे करता है तो यू समटाइम्स, बिकॉज ऑफ दिस, समटाइम्स क्या, ऑलवेज, बिकॉज ऑफ दिस फ्रीक्वेंट रेसिप्रोकेशन, you kind of break the momentum of fluid, and वो अचानक से जो रुकता है, वो रुकना कहीं ना कहीं यहाँ पे हैमरिंग तैयार करता है इसी के ऊपर। वो यहाँ पे हैमरिंग तैयार करता है, पानी हैमरिंग करता है, मतलब जो पानी ऐसा आ रहा है उसको यहाँ पे ब्रेक लगा तो वो ऐसा हैमरिंग करेगा नोजल के ऊपर। तो नोजल का जो स्पीयर है वो हैमरिंग लेता है, और वो एनर्जी का एब्जॉर्ब होना बहुत जरूरी होता है। तो सर्ज टैंक क्या करता है,
जो पानी अचानक से धक्का खा के रुका ना, वो हल्का सा अपने अंदर बढ़ा लेता है। ऐसे हल्का सा पानी इसके अंदर बढ़ना शुरू हो जाता है। मतलब जैसे आप यहाँ पे डिस्चार्ज रोकते हो, तो वो जो पानी का मोमेंटम है वो इस टैंक में राइज तैयार करता है, टैंक में पानी का लेवल बढ़ा देता है। इससे होता ये है गाइस कि जो पानी यहाँ से जा रहा था उसका काइनेटिक एनर्जी जो यहाँ पे तोड़फोड़ कर सकता था, क्योंकि वो एब्जॉर्ब होने को तैयार नहीं, वो यहाँ पे इमीडिएटली प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है। दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर व्हिच वाज रिटार्डेड is now converted to pressure energy inside this surge tank, and because of which the hammering effect of water was eliminated and your valve or the sphere will survive for longer. Surge tank का मतलब समझ में? खतरनाक। म्यूट करो गाइस। हमें एक बात पता होगी कि अगर हम बड़ी बिल्डिंग्स में रहते हैं तो हमारे नल ऑर्डिनरी लगाना सही नहीं होता है। अगर आपके टैप्स ऑर्डिनरी रहेंगे ना, आप देखना बहुत जल्दी वो लीकेज करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इतनी हाई बिल्डिंग से, इतनी हाइटेड बिल्डिंग से अगर नॉर्मल टैप में काम करते हो तो वहां पे बहुत सारा डैम्पिंग, बहुत सारे एनर्जी का एब्जॉर्प्शन बहुत जरूरी होता है, वरना आपके टैप्स पक्का खराब हो जाते हैं, लीकेज शुरू हो जाएगा उसमें जल्द से जल्द। तो गाइस यहाँ तो सोचो कितना ज्यादा पानी आ रहा है, और ये नोजल का लीकेज होना, ये नोजल का फटना बहुत बड़ा लॉस कर सकता है। So to avoid that hammering effect because of sudden breakage of the moving fluid, this surge tank is mounted in which the water level rises when there is retardation experienced at the sphere. क्या मेरी बात समझ में आई सभी को? हाँ। Okay, guys, basic working समझा दिया है, except व्हील का वर्किंग बारे में बताऊंगा। बेसिक वर्किंग बता दिया। अभी पेंस्टॉक में जरा एच एंड एचएफ के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, एच का मतलब होता है टोटल अवेलेबल हेड। एच का मतलब होता है टोटल अवेलेबल हेड, इसको ग्रॉस हेड कहते हैं, इसको ग्रॉस हेड कहते हैं। इट इज द टोटल अवेलेबल हेड एट द इनलेट ऑफ टरबाइन। बट आपको मालूम है चाहिए पाइप जो होते हैं, पाइप के अंदर जो सबसे बड़ा लॉस होता है उसको कहते हैं मेजर लॉस। मेजर लॉस का नाम क्या है? फ्रिक्शन लॉस। फ्लो थ्रू पाइप्स यूनिट नंबर 5 है ना, यूनिट नंबर 5 था, यूनिट नंबर 5 फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लो थ्रू पाइप्स गाइस, इसमें सबसे बड़ा लॉसेस जो होता है वो होता है फ्रिक्शन लॉसेस। फ्रिक्शन लॉसेस यहाँ पे बहुत सारा अवेलेबल एनर्जी को खा जाते हैं, बहुत सारे अवेलेबल एनर्जी को खा जाते हैं, हम लोगों ने सीखा था छुट्टियों में। फ्रिक्शन लॉसेस के बारे में जिसने हमें इक्वेशन दिया है उनका नाम याद है क्या आपको? बर्नौली। डार्सी वेइसबैच। डार्सी वेइसबैच। ओके, डार्सी वेइसबैच में हम लोगों को बताया कि जो किसी भी पाइप में मेजर लॉस होता है दैट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, एंड दैट फ्रिक्शनल लॉसेस इज given as HF is equal to 4FLV square upon 2GD। अलग अलग सर। अच्छा, 4FLV square upon 2GD हम लोगों ने FM में सीखा था, ये उसका वहां पे डेरिवेशन आया था, इसका इक्वेशन आया था। अच्छा, इस इक्वेशन को ऐसा भी लिखा जाता है FLV square upon 2GD। कहीं कहीं पे 4FLV square upon 2GD लिखते हैं, कभी कभी FLV square upon 2GD लिखते हैं। अच्छा, 4F में जो F होता है उसको क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फैक्टर नहीं, इसे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, इसे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। और दूसरा फ्रिक्शन क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फैक्टर। यस, इसे फ्रिक्शन फैक्टर कहते हैं। ओके, ये सारी बातें हम लोगों ने सीखी थी। ये था फ्रिक्शन कोएफिशिएंट और ये था फ्रिक्शन फैक्टर। अच्छा, इसलिए हम लोगों ने इसका नोटेशन डैश कर दिया था, याद है क्या? ओके, 4F dash LV square and this is FLV square where F dash is coefficient of friction and F is friction factor guys। कोई भी पाइप में लॉस जो होता है वो मेजर लॉस फ्रिक्शन लॉस होता है, जिसे डार्सी भाई ने इस इक्वेशन से दिया हुआ है। तो Hg मतलब टोटल एनर्जी, टोटल हेड which is available, out of which if this length of pipe will increase
दिस लॉस विल इंक्रीज। इसलिए मैंने ये ऐसा बनाया हुआ है डियर। मतलब अगर ये पाइप का लेंथ यहां तक होता तो लॉसेस कम होता, पाइप का लेंथ यहां तक होता तो लॉसेस और कम होता, लेकिन पाइप का लेंथ जितना बढ़ता जाता उतना लॉसेस बढ़ता जाता। समझ में आता? हाँ सर। ओके, तो हम लोग इधर से बोल सकते हैं Hg, H और HF का रिलेशन सिंपल दिख रहा है। Hg is simply H plus HF. Hg is simply H plus HF, where Hg is total gross available head, HF is the losses, HF is the losses of head, and H is the net available head. मतलब इतने में से जब इतना गायब हो जाएगा तो सिर्फ इतना ही इसको मिलेगा। इतना अवेलेबल हेड है, इतना फ्रिक्शन खा गया तो बचा कुछ हेड को नेट हेड कहते हैं, विच इज अवेलेबल टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। क्या इतनी बातें सबको समझ में आई है? हाँ सर। ओके सर ये जे ओके गाइस, आपने जो डायग्राम बनाया था आपको उतना ही बनाना था, बाकी सब चीजें मैंने आपको एडिशनल बना के दी है आपकी जानकारी के लिए, उसको खराब मत करना, इसलिए आपको पहले बनाने दिया फिर मैंने ड्राइंग खराब किया। अब आपका काम है इन सारी बातों को याद रखना। इनका सभी का डिफरेंट जो वर्किंग है, फंक्शनिंग है, उसको मैं लिखवाऊंगा नहीं, आपको पीडीएफ दूंगा। ओके, तो इट विल सेव अवर टाइम, लेकिन सबका वर्किंग पता होना चाहिए। डैम का काम होता है पानी रेस करके हेड बढ़ाना, पेंस्टॉक का काम होता है वही हाई हेड का जो पानी है उसको सप्लाई करके उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके आपको टरबाइन तक पहुंचाना। केसिंग का काम है इसे सेक्लूडेड रखना। डिफ्लेक्टर का काम है जेट को डिफ्लेक्ट कर देना ताकि जेट टरबाइन पे ना लगे। उसको अगर आप बेटर बेनिफिशियल बनाना चाहते हो तो उसको ऐसा डिफ्लेक्ट करो कि वो ब्रेकिंग जेट का काम भी कर सके। सर ये जेट सर ये चेप बताओ ना एक बार थोड़ा। ब्रेकिंग जेट का जो काम है, ब्रेकिंग जेट इस टरबाइन को उल्टे डायरेक्शन में लगता है। ब्रेकिंग जेट उल्टे, अगर ये मोशन ऐसा है, ऐसा लगेगा तो ये ऐसा घूमेगा, तुरंत कोई भी चीज घूमती नहीं, आपको भी मालूम है। बेस्ट एग्जांपल है पंखा। पंखे के साथ में सबने खेला था बचपन में। पंखा हमको मालूम है क्लॉकवाइज घूम रहा है, फिर भी हमने कई बार बचपन में उसको बंद करके एंटी क्लॉकवाइज घुमाया रहेगा और फिर बटन चालू किया रहेगा। फिर आपने देखा रहेगा कि वो थोड़ा समय लेता है, स्पीड उसका कम होता है, स्पीड 0 होता है, फिर वो उल्टा घूमता है। ऐसा ही होगा यहाँ पे। पानी जब तक इसको टक्कर मार रहा था, इसका एक आरपीएम है इस तरफ, अगर आप ऐसे टक्कर मारोगे तुरंत उसको उल्टा नहीं घुमा देगा, वो उसको धीरे धीरे रिटार्ड करेगा एंड फिर 0 स्पीड पे लेके आएगा। ब्रेकिंग जेट का वही काम है, तब तक ही ब्रेकिंग जेट मारो जब तक वो उल्टा ना घूमना शुरू हो जाए। ओके गाइस, इतना बेसिक सबको समझ में आ रहेगा। सर्ज टैंक का काम है कि अगर आप नोजल को ऑपरेट करते हो तो यू रिटार्ड द मोमेंटम ऑफ द मूविंग फ्लूइड। दैट मोमेंटम, that kinetic energy of moving fluid creates water hammer effect on the assembly of nozzle and spear. This might break the entire nozzle. To avoid that, that hammering is damped. To avoid that, that kinetic energy is kind of damped by the surge tank, where that kinetic energy which is you can say obstructed by the spear is converted into pressure energy in the surge tank. म्हणजे जो पानी इधर जा नहीं सकता वो इसके अंदर बढ़ जाता है और इस तरह से आप नोजल को टूटने से रोक पाते हैं। सर्ज टैंक का काम है वाटर हैमर इफेक्ट से बचना। HF is called as frictional loss. HF is called as frictional loss of head. म्हणजे अगर यहाँ पे टोटल एनर्जी Hg थी, यहाँ पे टोटल एनर्जी अगर Hg थी तो यहाँ पे टोटल एनर्जी Hg नहीं H रहेगी, H, ओनली H। क्या बोला मैंने यहाँ पे टोटल एनर्जी अगर Hg थी, यहाँ पे टोटल एनर्जी सिर्फ H रहेगी। क्यों? क्योंकि वो Hg में से HF कम हो गया, यहाँ पे वो Hg में से HF कम हो गया बिकॉज पानी जो पेंस्टॉक में बह के आ रहा था उसने एक फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस अंदर एक्सपीरियंस किया। पानी और पाइप में फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस हुआ, मतलब जितनी जोर से पानी पाइप में जाना चाहता था पाइप ने उतनी जोर से उसको जाने नहीं दिया, उसकी एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लिया। तो वो जो टोटल एनर्जी लॉस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन है उसको HF कहते हैं। इट इज गिवन बाय डार्सी-वेइसबैक। डार्सी-वेइसबैक हैज गिवन एन इक्वेशन व्हिच इज HF is equal to 4f LV square upon 2 कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं इसको। ये लेंथ ऑफ पेंस्टॉक होता है।
ये वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन दी पेनस्टॉक होता है, ये डायमीटर ऑफ पेनस्टॉक होता है, ये ग्रेविटी होती है। फ्रिक्शन फैक्टर, लेंथ ऑफ पेनस्टॉक, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इन दी पेनस्टॉक एंड डायमीटर ऑफ पेनस्टॉक। कोई डाउट रोहित भाई, राहुल भाई? नहीं सर। गाइस कहती बातें सबको समझ में आई है? सर वो लोड बढ़ेगा तो आरपीएम बढ़ेगा ना उसका? लोड बढ़ेगा तो आरपीएम बढ़ेगा? कम होगा। हाँ सर, अभी कैसे सर वो समझा नहीं मैं। देख ये टरबाइन तो अपन घर में चलाते नहीं ना, इसलिए अपने को फील नहीं होता। इसलिए मैंने आपको गाड़ी का एग्जांपल दिया। गाड़ी पे लोड कब बढ़ता है? जब गाड़ी को ज्यादा हाई हेड पे जाना होता है, राइट? मतलब अगर मैं बोलूं कि भाई तेरे को चढ़ाव पे गाड़ी चढ़ाने का है, तो गाड़ी पे लोड बढ़ता है। और जब गाड़ी पे लोड बढ़ता है और तुम बोलते नहीं मैं एक्सीलेटर नहीं दूंगा, जो एक्सीलेटर मैंने प्लेन रोड पे रखा था वही रखूंगा, मतलब मैंने एक्सीलेटर पकड़ के रखा है, प्लेन रोड से अचानक से चढ़ाव आ गया, एक्सीलेटर नहीं बढ़ा रहे हो, तो गाड़ी के स्पीड के साथ क्या होगा? कम हो जाएगा। कम होगा गाड़ी का स्पीड। फिर आप क्या करोगे? आप एक्सीलेटर दोगे, तो आपने क्या किया? आपने डिस्चार्ज बढ़ाया, आपने फ्लो रेट बढ़ाया, है ना? एक्सीलेटर देने का मतलब क्या होता है? यू इंक्रीज द फ्लो रेट ऑफ एयर एंड फ्यूल मिक्सचर। दैट एयर फ्यूल मिक्सचर का फ्लो रेट व्हेन इंक्रीजेस, it increases the power generated by the engine, and because of more power generated your गाड़ी का स्पीड increases. So जब आपका गाड़ी पे लोड बढ़ता है, आप डिस्चार्ज बढ़ाते हो स्पीड बढ़ाने के लिए, क्योंकि लोड बढ़ने से स्पीड घटता है। सर लोड मतलब वो टरबाइन का आउटपुट है क्या? Yes, you can say लोड मतलब इसको ज्यादा बिजली बनाने पड़ रहा है। हाँ हाँ। आपके शहर में ज्यादा लोगों को बिजली की जरूरत पड़ गई, तो वहां से जल्दी जल्दी बिजली खत्म होना शुरू हो गया, तो उस पर लोड बढ़ गया। वहां पे जहाँ पे स्टोर होता है ग्रिड में, तो लोड उसको बढ़ना बोलते हैं। बहुत सारा बिजली का खपत हो रहा है, जितना बन नहीं रहा है उससे ज्यादा जा रहा है। समझ गया? ओके सर। हाँ ओके, चलो गाइस इसी के साथ में आ जाओ, अपने नोटबुक खोलो, कुछ बातें लिखवाता हूँ हेड के बारे में। क्लास की ट्रिप लेके जाते सर शिमला। ट्रिप रहता है, बाय द वे इंडस्ट्रियल विजिट रहता है डैम के लिए, देखते लेके जाएंगे। कॉलेज वाले नहीं बताते ऐसा कुछ, और नहीं तो पार्टी देते। अरे मैं बताऊं तुमको कुछ बातें? नहीं ट्रिप ही ठीक है सर, ट्रिप को लेके जाते। अरे भाई ऐसे ऐसे मजाक हो जाते हैं ना कॉलेज के ट्रिप में, तो टीचर को सिर्फ वहां पे ये पूछ लेने का व्हाट इज 1 किलोवाट रेटिंग। ओ भाई हैंग पड़ जाता हो, हैंग हो जाता हो। सिर्फ स्पेसिफिक स्पीड पूछ लिया ना तो भी हैंग। मतलब कई टीचर तो पता नहीं क्यों टीचर है। सर क्या डियर? सर वो ये बताइए ना, सर्च टाइम बताइए ना, सर्च टाइम। गुस्सा नहीं करते माधव भाई कोई बताएगा? कोई बताएगा मुझे क्या होता है सर्च टाइम? टाइम भाई। तेजस महाजन भाई बताओ ना। सर वो वहाँ पे प्रेशर हैमरिंग बढ़ता रोकता है वो हैमरिंग होना नहीं चाहिए, इसलिए वो उधर प्रेशर बढ़ता हो, लेवल वाटर लेवल बढ़ती हो। सर वो नोजल को बचाता है खाली। मैं एक अच्छे को पूछता। प्रणव भाई आप बता सकते हैं भरोसा बताओ। आगे क्या सर मेरा लेक्चर में ध्यान ही नहीं। वो जरा मेरा अमेज़न से अभी एक पार्सल आया तो मैं वो ले रहा था बाहर। क्या मंगाया? वो अभी ईयरफोन मंगाया ना अभी। अच्छा किसको पूछूं मैं फिर? राहुल भाई? नारखेड़े नहीं राहुल भाई सर्च टाइम का क्या फंक्शन है? सर वो हैमरिंग इफेक्ट होने को नोजल से बचा था। मतलब वेरी गुड, वेरी स्मार्ट आंसर। एग्जाम में वाइवा में पूछा तो यही जवाब देना, लेकिन मैं जो पूछा अभी मेरे को बता मेरे तरीके से। सर वो ज्यादा फ्लो आता ना एकदम से डैम से, तो थोड़ा रेस्ट्रिक्ट फ्लो होने के लिए थोड़ा पानी वो सर्च टैंक में जाता मतलब। अच्छा मैं फिर से बताता हूँ क्या होता है। सपोज नल है, ऐसे एकदम सिंपल तरीके से टाकी से पानी आ रहा है और नल में पानी जा रहा है। तूने पहले पूरा नल खोल के रखा, मस्त भर भर के पानी धड़ाधड़ गिर रहा है, फिर अचानक से तूने नल को कम कर दिया। लेकिन जब तूने नल को शुरू में जब खोल दिया था तो टाकी से जो पानी आ रहा था उसको तो अच्छा लगा था ना, वो आजादी बहुत जोर से आ रहा था, फुल आजादी थी उस पानी की, तो उसने एक मोमेंटम गेन कर लिया।
लेकिन तू चालू निकला, तूने बीच में नल को कम कर दिया, उसकी सारी खुशी छीन ली ना तूने। उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी था, अभी तो अगर नल कम करता तो पानी का स्पीड कम होता है ना, तो ऐसे होता है वहां पर भी। अचानक से उसका जो काइनेटिक एनर्जी तूने उसको रिटार्ड कर दिया, लेकिन काइनेटिक एनर्जी तुरंत कम नहीं होगी। वो एनर्जी जो पानी ने गेन किया हुआ है वो एक दूसरे को ही टक्कर मारेंगे वो लोग। या फिर आप बोलो नल जो है, नल में जो पानी आ रहा है वो बोलता हो भाई, ओ भाई बंद मत करो, बंद मत करो। अचानक हमने बंद कर दिया, लेकिन ये जोर से जाना चाह रहे थे। जब इसमें जोर से जाना चाह रहे थे और आपने बंद कर दिया, तो वो क्या करेंगे, वो उस पर टक्कर मारेंगे जोर से, बोलेंगे जाने दो हमको। लेकिन नल किधर जान दे रहा, तो आपने उसको क्या किया, आपने एक तरह का उसमें हैमरिंग इफेक्ट किया। वो हैमरिंग से नल टूट सकता है। अच्छा, ये काइनेटिक एनर्जी जो है, एक टैंक लगा दो, अगर ये टैंक ना लगाओ ना तो एनर्जी अंदर ही बंधी रहती है और वो उधर अंदर चीजों को फाड़ सकती है, फोड़ सकती है। लेकिन अगर आप वहां पे खुला आसमान में टैंक लगा दो ना, तो वो काइनेटिक एनर्जी रिवर्स डायरेक्शन में सर्च टैंक का पानी का लेवल बढ़ाती है, तो वो एनर्जी इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है। लेकिन अगर उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते आप इजीली, तो वो अंदर ही बंधी रह जाती है। और डैम बहुत दूर है यार, वो डैम से बाहर नहीं निकल सकती इजीली, क्योंकि डैम बहुत दूर है, उसमें बहुत सारा प्रेशर ऑलरेडी उस फ्लूइड पे लगाया हुआ है। तो वो जो काइनेटिक एनर्जी था वो ऑलरेडी डैम के प्रेशर में बंधा हुआ है, तो डैम के प्रेशर का वो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे शॉक तैयार करता है, हैमरिंग तैयार करता है। तो वो हैमरिंग से बचने के लिए टैंक लगाया जाता है, ताकि वो पानी यहाँ पे हाइट बढ़ा दे, और वो हाइट बढ़ने के कारण वो एनर्जी डैम हो जाती है, जो आप नहीं चाहते थे यहां से बाहर आए। समझा? हाँ सर। सर वो एचएफ एक बार बताते ना। ए भाई, पीके है क्या? बताते सर। बता देते एक बार। ऐसे कौन बताएगा मुझे? जीते करते हैं क्या? पूछा सर आपने? एचएफ क्या होता है? मुझे पूछा क्या? हाँ, जितेश तो ये ना? गीतेश। जितेश, ओके सॉरी। लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन। ओके, ये तो एक बार में टपका दिए। ओके गाइस, आपको इतना पता होना चाहिए कि पाइप जो अंदर से बनता है उसका अपना अपना सरफेस क्वालिटी होता है, और जो फ्लूइड इसमें बहता है वो फ्लूइड का विस्कोसिटी होता है। तो सरफेस क्वालिटी से फ्रिक्शन एंड फ्लूइड के विस्कोसिटी से अगेन रेजिस्टेंस, तो उसका सरफेस, फ्लूइड का विस्कोसिटी, ये आपस में जो पानी उस पाइप में बहना चाहता है उसको रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस होता है। मतलब अगर ये रेजिस्टेंस ना होना तो पानी फ्रीली चला जाएगा, लेकिन इस रेजिस्टेंस के कारण पानी जितना फ्रीली जा सकता है नहीं जाता, तो उसमें एनर्जी का लॉस होता है। तो एनर्जी लॉस्ट because of this surface phenomena is called as HF, which is head loss due to friction. और कुछ भाई? सर डिफ्लेक्टर बता। सर वो डीपी। और क्या? सर वो डीपी डायमीटर है ना पेंस्टॉक का? डीपी पेंस्टॉक का डायमीटर है, तो यहाँ पे डीपी आएगा। डिफ्लेक्टर सर एक बार। हाँ बताता हूँ ना, यहाँ पे सब में पीपी लिख दूंगा, पी 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 पी। ओके ओके गाइस, डिफ्लेक्टर का काम बहुत इजी है। अभी बहुत प्रैक्टिकल बात बताता हूँ, ठीक है? मान लो पानी यहाँ से आ रहा है, ओके, मान लो यहाँ से पानी आ रहा है और तुमको इसको सर्विस करना है, ओके, तुम्हें इसे सर्विस करना है और तुम्हारे पास में ज्यादा समय नहीं, तुम इसको रोकना चाहते हो, ओके, तुम्हारे पास में आप बहुत देर तक शायद से टरबाइन को बंद नहीं कर सकते, तो आप क्या बोलोगे, भाई जल्दी से बंद करो, क्योंकि इसका पानी बहुत ज्यादा है, शायद इसका पानी बंद करते करते पूरा जीरो पे लाते जाते आपको 1 घंटा लग जाएगा, इतना ज्यादा पानी निकल के आ रहा है इसमें से। मतलब ये पूरी तरह से डिस्चार्ज को कम करे या जीरो पे लाए, मतलब इसका नल बंद करना है, इसका नल बंद करने को शायद आपको 1 घंटा लग जाएगा। तब तक वो पानी बहता ही रहेगा और तब तक वो पेंसो का इधर टरबाइन को टक्कर मारता ही रहेगा। तो आप क्या करोगे, वो पाइप जो पानी निकालता है उसको आप ऐसे कर दो। मान लो तुझे भाई टरबाइन को टक्कर नहीं मारती, तो डिफ्लेक्टर क्या करेगा, डिफ्लेक्टर उस पानी को टरबाइन पे जाने से रोक देता है। तो ये जो हिस्सा है ना, ये ऐसे आगे आ जाएगा। जब ये ऐसे आगे आ जाएगा तो पानी को वो डिफ्लेक्ट कर देगा दूसरी तरफ,
इससे वो पानी अभी इधर ना लग के उल्टे डायरेक्शन पे लगेगा। या तो आप उल्टे डायरेक्शन पे मार दो या तो फिर आप कहीं और उसको डाइवर्ट कर दो। अच्छा, इसका पर्पस अलग अलग जगह पे हो सकता है। गवर्निंग में भी डिफ्लेक्टर कभी कभी काम आता है। मतलब क्या होता है कि आपका अगर ये दोनों कैलिब्रेटेड हो, ये दोनों कैलिब्रेटेड हो, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे जब तक ये डिस्चार्ज कम करे तब तक मैं थोड़ा सा डिस्चार्ज इस पे जाने से रोक देता हूं, तो इसका स्पीड कम आ जाएगा। मतलब अगर इस पे लोड कम हो गया और इसका स्पीड बढ़ गया, तो वो स्पीड बढ़ गया है तो उसके लिए आपको स्पीड का घटाना पड़ेगा। तो स्पीड घटाने के लिए भी डिफ्लेक्टर यूज किया जा सकता है, जिसमें डिफ्लेक्टर क्या करेगा, इधर में टक्कर देके उल्टा टक्कर देगा, और ये बहुत कैलकुलेटेड होता है। जिससे आप क्या करोगे, आप इसको उल्टा टक्कर मारोगे तो रिटार्डिंग फोर्स तैयार करोगे इसको उल्टे डायरेक्शन में घूमने के लिए। तो डिफ्लेक्टर ओनली डिफ्लेक्ट्स द जेट। इट कैन बी फॉर मेनी अदर रीजंस। It can be for stopping the turbine. It can be for simply diverting the flow. It can be for retarding the speed of turbine. अलग अलग तरीके से डिफ्लेक्टर को यूज किया जा सकता है। क्या मेरी बात समझ में आई? सर ये चलो अब लिखो टाइप्स ऑफ, छोड़ते टाइप्स ऑफ हेड। लिखो टाइप्स ऑफ हेड। तब तक मैं चैट पढ़ लेता हूँ। दिखाते अभी छोड़ते। अरे भाई बोलते हैं स्पीयर के बारे में बताओ। अच्छा सर, मूवी देखी क्या आपने? नहीं रे। ब्रेकिंग जेट और डिफ्लेक्टर का सेम यूज है क्या? यू कैन से काइंड ऑफ, बट ब्रेकिंग जेट ज्यादा डिस्चार्ज एक साथ फेंक सकता है। ब्रेकिंग जेट ऑल टुगेदर ऐसा रहेगा, मतलब हो सकता है तुम्हारा ये यहाँ से पेंस्टॉक का ही कनेक्शन हो और आप सीधा बहुत जोर से पानी फेंक के इसको रोको। यू कैन से दैट। ओके, लिखो गाइस टाइप्स ऑफ हेड। टाइप्स ऑफ हेड में पहला लिखो ग्रॉस हेड। छोड़ते पहले लिखो ग्रॉस हेड। टाइप्स ऑफ हेड, उसमें पहले लिखो ग्रॉस हेड। नोटेशन लिखो एच जी। नोटेशन लिखो एच जी। आई थिंक मैंने पहले करेक्ट किया, इसका स्पेलिंग शायद SPAR। हाँ बराबर है सर। ओके, ग्रॉस हेड गाइस। ग्रॉस हेड के आगे डैश करके लिखो इट इज द लेवल डिफरेंस बिटवीन, it is the level difference between head race level head race level race level and the tail race level अच्छा, कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, बोलते हैं कि सर लेवल डिफरेंस बोला तो ये नीचे तक आना चाहिए। मैंने आपको बताया ये डिफरेंस जो होता है ना, ये नेग्लिजिबल होता है। ओके, याद रखना ये डिफरेंस। टेल रेस क्या होता है? टेल रेस ही होता है, नीचे का पानी। टेल मतलब पूंछ। ओके, हेड एंड टेल, तो यहाँ पे टेल रेस लेवल। याद रखना ये डिस्टेंस जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है, ठीक है, नाराज नहीं होना। ओके गाइस, उसी में लिखो it is also defined as total available head. It is also defined as total available head at the inlet of turbine. दूसरा लिखो, ये पहला था। दूसरा लिखो नेट हेड। ओके, दूसरा लिखो नेट हेड। ओके, दूसरा लिखो नेट हेड। नोटेशन है कैपिटल H। नेट हेड, इसका डैश करके लिखो। इट इज द नेट यूजफुल हेड। It is the net useful head available. It is the net useful head available at the inlet of turbine. At the inlet of turbine.
It is a net useful head available at the inlet of turbine. Okay. कैपिटल H का फॉर्मूला लिख लो. कैपिटल H is equal to Hg minus Hf. कैपिटल H is equal to Hg minus Hf. Capital H is equal to Hg minus Hf, where Hf is equal to head lost due to friction. मस्त आवाज आ रहा है सर. Where Hf is equal to head lost due to friction. Okay, where Hf is equal to head loss due to friction. It is given by Darcy-Weisbach. It is given by Darcy-Weisbach. Spelling है DARCY और Weisbach है WEISBACH. नाम रखते हैं. सॉरी बी है WEISBACH. क्या नाम है सर? Darcy-Weisbach लिखा आपने? कहाँ का है ये सर? ये आई थिंक जर्मन है. ओके गाइस, HF का इक्वेशन लिख लो. 4F'LV² 2GD. अच्छा, LV और D में सफिक्स डाल दो PPP. 4F'LV² 2GD और उसी के बाजू में लिख लो FLV² 2GD. FLV² 2GD. सर फ्रेंच है वो, फ्रेंच. सर HF इज इक्वल टू बोलो ना फिर से, क्या है? मेरे को भी याद नहीं. हाँ याद है. HF इज इक्वल टू क्या है? वो 4 है क्या? 4FL2VP. तू काय बोलतोय, काही समज नाहीये. 4F'LV² 2GD FLV² 2GD. इसमें अभी एक एक क्या है वो लिखना पड़ेगा आपको. उसके नीचे लिखो F' coefficient of friction. F' coefficient of friction. F' coefficient of friction. F friction factor. F friction factor. F friction factor. LP length of penstock. LP length of penstock. VP velocity of flow in penstock. VP velocity of flow in penstock. DP diameter of penstock. DP diameter of penstock. इतना समझा सभी को? हाँ सर. गाइस एक छोटा सा पार्ट लास्ट बता देता हूं, खाली 5 मिनट दे दो एकदम. 5 मिनट इजी है. यहां तक कोई सवाल है तो पूछ सकते हो. गले में पहनते हो माइक? गले में माइक नहीं पहनना है. दूसरा माइक है लेकिन वो लगाया ना तो मेरा स्पीकर बंद हो जाता है, इसलिए मैं वो नहीं लगा रहा हूँ. यही पहनते हैं. ये एकदम बढ़िया माइक है सर, आवाज एकदम क्लियर है. ये पहनते कहाँ से लिया सर? कहाँ से लिया? ये शायद से Amazon. आवाज एकदम मस्त आ रहा है सर. कितने का लिया सर? इसमें नाम लॉस होगा. मेरे को याद नहीं रहा, बहुत पहले लिया था. चलो गाइस सुन ध्यान से.
3,000 रुपये। एकदम मेरी बात ध्यान से सुनना, एकदम मेरी बात ध्यान से सुनना। ओके गाइस, टरबाइन का ओवरऑल हेड समझ गया आपको, HF समझ गया, H समझ गया, HG समझ गया, ये सब न्यूमेरिकल में आता है। एक लास्ट छोटा सा टॉपिक सिखा रहा हूं जिसको कहते हैं एफिशिएंसीज। अभी तक आप पिछले चैप्टर में सिर्फ एक एफिशिएंसी देखते थे, दैट वाज हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। ओके, बट उसको हम सिर्फ एफिशिएंसी बोलते थे। बट अब यहाँ पे थोड़े टाइप्स ऑफ एफिशिएंसी के न्यूमेरिकल आने वाले हैं आपको, तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो लेट अस अंडरस्टैंड द टरबाइन्स। गाइस, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पानी, ओके, पानी, वाटर, जो वाटर होता है वो पेंस्टॉक से होता हुआ आएगा और वो रनर को, ओके, रनर को घुमाएगा। वाटर रनर को घुमाएगा, तो ये इनपुट एनर्जी और ये रनर घूम के आउटपुट एनर्जी तैयार करेगा। और वो जो आउटपुट एनर्जी तैयार करता है रनर, वो शाफ्ट को देता है, वो शाफ्ट को देता है। ओके, मतलब पानी रनर को टक्कर मारती है और रनर जब घूमती है तो उसके वजह से शाफ्ट घूमता है। लेकिन जितना पानी एनर्जी लाती है पूरा रनर ले नहीं पाता, और जितना रनर काइनेटिक एनर्जी लेता है उतना ही जोर से शाफ्ट को घुमा नहीं पाता, क्योंकि सबका अपना अपना असेंबली है, इनर्शिया है, फ्रिक्शन है, लॉसेस है। तो पानी टोटल एनर्जी जो लेके आता है उसे वाटर पावर कहते हैं, ये वाटर पावर होता है। रनर जो टोटल एनर्जी उस वाटर पावर को यूटिलाइज करके बनाता है उसे रनर पावर कहते हैं, उसे रनर पावर कहते हैं। और रनर पावर जो पूरा एनर्जी से शाफ्ट को घुमाने की कोशिश करता है उसे शाफ्ट पावर कहते हैं। अच्छा, शाफ्ट के बाद में जो आता है वो भी एक पार्ट आता है, उसे जनरेटर कहते हैं। ओके, शाफ्ट के बाद में जनरेटर आता है। तो जनरेटर अगर शाफ्ट की एनर्जी लेके बना रहा है पावर तो उसे जनरेटर पावर कहते हैं। पानी अपना वाटर पावर रनर को देता तो रनर बनाता रनर पावर, रनर पावर अपना रनर पावर शाफ्ट को देता तो शाफ्ट बनाता शाफ्ट पावर, शाफ्ट अपना एनर्जी जनरेटर को देता तो जनरेटर बनाता जनरेटर पावर। ओके, इन दोनों के बीच में जो एफिशिएंसी आता है उसे कहते हैं हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, उसे कहते हैं हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। म्हणजे पानी इतना एनर्जी ला रहा लेकिन ये पूरा उसको यूज नहीं कर पा रहा और बदले में इतना ही पावर बना पा रहा। जैसे अपन बोलते हैं ना काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², वो वाटर पावर था, और वो जो W था ना वो रनर पावर था। तो आप लोग जो सीख रहे थे अभी तक एफिशिएंसी, वो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी थी। फिर रनर और शाफ्ट। अच्छा, आप बोलोगे सर मिलना तो पूरा चाहिए ना। अच्छा, अगर तुम किसी ट्रक को ताकत से धकेल रहे हो तो ट्रक के जो व्हील्स होते हैं वो रोड से चिपके हैं तो रोड पे फ्रिक्शन, और व्हील और उसका जो एक्सेल है उसके बीच में बेरिंग है उसके बीच का फ्रिक्शन, ये सारे फ्रिक्शन जो होंगे ये आपकी एनर्जी पूरी लेंगे क्या? नहीं लेंगे। ऐसे ही ये जो रनर है, ये रनर जब पूरा घूमना चाहता है और शाफ्ट जो है वो बोलता है कि भाई हाँ दे, मैं पूरी एनर्जी यूज करके घूमना चाहता हूं, लेकिन उसके पास भी तो वहां पे बेरिंग होगा ना, वो बेरिंग का फ्रिक्शन होगा, असेंबली का वजन होगा, उसके आगे जनरेटर एक रेजिस्टेंस दे रहा होगा। तो ये सारा रेजिस्टेंस जो है वो पूरे रनर पावर को यूज नहीं कर पाता। ये वो आपका W के फॉर्म में, VW2U1 के फॉर्म में का एनर्जी है। और ये जो फाइनली आपको शाफ्ट पे मिलता है, आप देखोगे जितना मिलना चाहिए था रनर पावर उतना शाफ्ट पे मिलता नहीं। तो बीच में जो लॉसेस हो जाते हैं उसे मैकेनिकल लॉसेस कहते हैं, और इस एफिशिएंसी को मैकेनिकल एफिशिएंसी कहते हैं। इतना 99% ऑफ न्यूमेरिकल में ही दिया रहेगा, और ये हो जाएगा एक्सट्रीम इनपुट और ये हो जाएगा एक्सट्रीम आउटपुट, क्योंकि आप टरबाइन पढ़ रहे हो, जनरेटर नहीं पढ़ रहे हो। तो ये हो जाता है आपका ओवरऑल असेंबली, और इन ओवरऑल असेंबली के एफिशिएंसी को ईटा ओवरऑल कहते हैं। ओवरऑल एफिशिएंसी मतलब हाइड्रोलिक एफिशिएंसी हो जाएगा RP/WP, मैकेनिकल एफिशिएंसी हो जाएगा SP/RP,
और ओवरऑल एफिशिएंसी हो जाएगा SP अपॉन WP। मतलब यहाँ पर अगर फॉर्मूला लिखूं तो आउटपुट अपॉन इनपुट होता है ना एफिशिएंसी, तो ये जाएगा RP अपॉन WP। मैकेनिकल एफिशिएंसी हो जाएगा SP अपॉन RP, और जो ओवरऑल एफिशिएंसी हो जाएगा वो जाएगा आउटपुट अपॉन इनपुट SP अपॉन WP, SP अपॉन WP। ओके, ये हो जाएगा SP अपॉन WP। गाइस, SP अपॉन WP कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज, अगर आप इसको क्या करो, अगर आप इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय RP कर दो, ये फॉर्मूला दिख रहा है क्या? हाँ सर। SP अपॉन WP जो है आपका, इसमें RP से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो SP अपॉन WP इंटू RP अपॉन RP कर दो अगर, तो SP अपॉन RP is mechanical and RP upon WP is hydraulic. So this can be written as eta hydraulic into eta mechanical. Eta hydraulic into eta mechanical. म्हणजे हे तुमचा यूज होणारा वो फॉर्मूला है, पण कई बार ऐसा भी होएगा कि आपको जनरेटर पावर भी दिया हुआ रहेगा, तो जनरेटर याद रखना कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है। तो इनके बीच का जो एफिशिएंसी होता है उसको ईटा जेन कहते हैं, ईटा जनरेटर कहते हैं, which is GP upon SP, which is GP upon SP. It is GP upon SP. क्या ये सारे एफिशिएंसी का फ्लो चार्ट आपको समझ में आया है? टाइटल लिखो, टाइटल लिखो एफिशिएंसीज, और जैसा मैंने बनाया है वैसा ही मस्त छाप लेते। छोड़ते